आज वाले सेट में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, जनरल साइंस और जनरल स्टडी से संबंधित सभी विषय के प्रश्न को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और इसे मुख्यतः परीक्षा के दृष्टि से आप सभी के सामने लाया गया है। तो प्रश्न पहला देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला गया है कि लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक में है कि यह वर्ष 1916 में संपन्न हुआ। कथन दो में है इसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया। तीन कथन में समझौते ने कांग्रेस के मध्यमार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें तीनों कथन सही है। पूछ क्या रहा था कि लखनऊ समझौते से संबंधित कथन पूछ रहा था। सबसे पहले लखनऊ समझौता कब संपन्न हुआ था? तो 1916 में। और इसके तहत क्या किया गया? कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया था और समझौते ने कांग्रेस के मध्यमार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक में है यह ग्रंथि जो है पश्च मस्तिष्क में स्थित होती है। कथन दो में है इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन हमारे शरीर की दैनिक लय का नियमन करता है। और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? केवल दो। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा कि इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन हमारे शरीर की दैनिक लय का नियमन करता है। ये कथन दो जो है सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कि सांसद जो है स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सबसे पहला है एमपी लेट्स के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपी गई। कथन दो में प्रत्येक संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये तक के कार्यों को सुझाव दे सकता है। और कथन तीन में है राज्यसभा सांसद उस राज्य के एक या अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकता है जहां से वह निर्वाचित हुआ है। अब इसमें कहा गया है कि नीचे दिए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो 2 और 3 यानी प्रत्येक सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये तक के कार्यों का सुझाव दे सकता है। और तीसरा में राज्यसभा सांसद उस राज्य के एक या अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकता है जहां से वह निर्वाचित हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूद जो प्रांतीय सभाओं को क, ख तथा ग 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था, इनकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का विचार करना है। समूह को में पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, समूह खो में पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांत और समूह गो में है हिंदू बहुल प्रांत। उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कोई भी समूह जो है सही से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 5 आइज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कथन एक में है यह एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। और कथन दो में है इसके सदस्य देश बहुपक्षीय यूनाइटेड किंगडम अमेरिका समझौते के पक्ष में है जो सिंगल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है। अब बताना इसमें कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, दोनों कथन सही है। 5 आइज अलायंस इसके बारे में पूछा गया तो दोनों कथन इसका सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करना है। इसमें नीचे दिए गए कूट में दिया गया है कौन सा कहाँ पर सही होगा ये बताना। इसमें सबसे पहले हिंदू की बात किया गया है तो हिंदू इसमें हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद सुधारक की बात किया गया है, सुधारक में हो जाएगा
जी के गोखले। उसके बाद बात किया गया वॉइस ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी। उसके बाद बंगाली का तो S.N. मुखर्जी। ये आप लोग देख लीजिए, 3, 2, 1, 4 इसका मिलान कर दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना। इसमें सबसे पहले ए में बोला गया स्ट्रेची आयोग अकाल से संबंधित था। बी में नील आयोग कृषि से संबंधित था। व्हिटले आयोग मजदूर समस्या से संबंधित था। और हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित था। इसमें कौन सा जो सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो व्हिटलो आयोग ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार संयोजन करना है, कि कौन सा जो योजना है या फिर मांग है या समझौता है पहले हुआ, यानी काल क्रमानुसार घटना का हम लोग को सजाना है। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट दिया गया है, 14 सूत्री मांग दिया गया है, लखनऊ समझौता दिया गया, दिल्ली प्रोग्राम दिया है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो सबसे पहले लखनऊ समझौता 1916 में, 3, उसके बाद 1 नेहरू रिपोर्ट, लखनऊ समझौता के बाद नेहरू रिपोर्ट हुआ, उसके बाद हुआ 14 सूत्री मांग यानी 2, उसके बाद दिल्ली प्रोग्राम, तो 4। अब देख लीजिए 3, 1, 2, 4, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि जब राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र पद से हटाए जाने, मृत्यु या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए में 1 वर्ष, 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने। कितने वर्ष तक, तो 6 महीने तक कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस जगह एक बात और है कि जब राष्ट्रपति किसी कारण से पद से हट जाए और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो उस समय राष्ट्रपति के पद पे कौन रहेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई है। ऑप्शन ए में है वर्ष 1940 में, वर्ष 1942 में, वर्ष 1939 में, वर्ष 1943 में। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई है, कब की गई ये बताना है, तो 1940 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है, क्या कहलाता है, साधारण बल, कोणीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र के ओर जो लगने वाला बल है वह अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करता है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर नियत रहती है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया, ये पूछ रहा है। तो केपलर का नियम है, जूल का नियम है, लेम्बर्ट का नियम है या लेंज का नियम है। यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करता है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर नियत रहती है, यह नियम जो है किसके द्वारा दिया गया ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा केपलर का नियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए में बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए में है पॉलीथीन, सल्फर, स्पंज, क्लोरीन। प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो सल्फर है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ है, तो सल्फर मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाले बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए में है वृषण में, अंडाशय में, अग्नाशय में, विक्र में। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन अंडाशय में होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि संविधान सभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
कथन 1 में है सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुना गया। कथन 2 में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। कथन 3 में समाजवादियों ने इसका समर्थन किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ये चुनना है। तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में है वोल्ट, केल्विन, कूलम्ब, किलोग्राम। विद्युत आवेश का असाई मात्रक पूछा जा रहा है तो कूलम्ब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है क्योंकि उसमें पाया जाता है। आप सभी को बताना है कि लाइसोसोम जो है वह आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में जल अपघटक एंजाइम्स, परजीवी क्रियाएं, भोज रिक्तिकाएं या अपचयी एंजाइम। तो उसमें जल अपघटक एंजाइम्स पाया जाता है तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे। ऑप्शन ए में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप लोगों को बताना है कि ब्रिटिश हाउस कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था उसका नाम क्या था। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना जो है राजनीतिक है। अब इसका कथन किसका कथन है ये बताना है। सरदार पटेल का, महात्मा गांधी का, मोहम्मद इकबाल का, मौलाना आज़ाद का। तो कथन किसका है। मौलाना आज़ाद का है। ऑप्शन डी कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना जो है राजनीतिक है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किसने किया। ऑप्शन ए में दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहाँ पूछा जा रहा है कि सोम प्रकाश नामक एक समाचार पत्र था उसकी शुरुआत किन्होंने की। तो राजा राम मोहन राय ने की। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए में स्वामी श्रद्धानंद ने, राजेंद्र प्रसाद ने, लाला लाजपत राय ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की ये पूछा जा रहा है। तो स्वामी श्रद्धानंद ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब बनारस हिंदू महाविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी यानी BHU की, कब। तो 1916 में। ये बात भी याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम के उद्घाटन के अवसर पर इंटरमॉडल, निम्न कार्बन, कुशल और समुत्थनशील माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए घोषणा पत्र लॉन्च किया गया। कथन 2 में यह घोषणा पत्र वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और सामाजिक आर्थिक समुत्थानशीलता बढ़ाने के लिए माल परिवहन को बदलने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकला से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अब्दुल रहमान चगताई, सतीश चंद्र मुखर्जी। पूछ रहा है कौन इसमें चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा सतीश चंद्र मुखर्जी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। ऑप्शन ए में है BC पाल ने, भूलाभाई देसाई ने, मोतीलाल नेहरू ने, CR दास ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CR दास ने। ऑप्शन डी इसका यानी चित्तरंजन दास। डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी किसने। ऑप्शन ए में लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, रास बिहारी बोस ने। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की ये पूछ रहा है। तो रास बिहारी बोस ने।
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। ऑप्शन ए में है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंध को लागू किया जाना, बी में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, फिर आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी में जो है यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना इससे संबंधित था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था ये पूछ रहा है। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेवेल। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए में राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, बायकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। इन्होंने किसमें जो है भाग नहीं लिया, किस आंदोलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया ये पूछा जा रहा है। तो बायकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 में इसे टोक्यो में लॉन्च किया गया। IPE अब भागीदारों को इसके सभी 4 स्तंभों में भाग लेना अनिवार्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, इसे टोक्यो में लॉन्च किया गया, इतना याद रखिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया है। ऑप्शन ए में है रेमजे मैकडोनाल्ड, नेविल चेम्बरलेन, स्टैनले बाल्डविन, विंस्टन चर्चिल। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था। ऑप्शन ए में मद्रास में ब्रिटिश क्षेत्रों पर टापू का आक्रमण, टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण, अंग्रेजों के सहयोगी हैदराबाद पर टीपू का आक्रमण, टीपू के विरुद्ध निजाम और अंग्रेजों के मध्य सहसंबंध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण क्या था ये पूछा जा रहा है। तो टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेज का मैसूर पर आक्रमण किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। उस समय नवाब पूछ रहा है कौन था बंगाल का नवाब। ऑप्शन ए में मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, निजामुद्दौला। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 1757 की जो क्रांति हुई थी उसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुई थी, और ये जो मीर जाफर है इन्होंने दगा दिया था सिराजुद्दौला के साथ, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद ही अंग्रेजों ने इसे नवाब बनाया था। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित हार्मोनों में से किसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में ऑक्सीटॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, एड्रिनल। निम्नलिखित हार्मोन में से किसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो थायराइड के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि ब्रिटिश द्वारा रैयतवारी प्रथा लागू की गई थी। ऑप्शन ए में है बंगाल प्रेसिडेंसी में, बी में है मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में,
बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश द्वारा रैयतवारी प्रथा लागू की गई थी बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लौह और इस्पात के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ऑप्शन नहीं, कथन एक में है कि शुद्ध लोहा जो होता है वह अत्यंत नर्म होता है, और कथन दो में है स्टेनलेस इस्पात जो होता है प्राप्त करने के लिए लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है, और तीन में है स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो हम लोगों को इसका सही उत्तर जो देना है, तो केवल एक और दो सही है, इतना याद रखिए, समय कम है। तो शुद्ध लोहा अत्यंत नम्र होता है, और दूसरी बात है स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। ऑप्शन ए में है लाल, पांडु, नीला, हरा, नीला। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः जो लाल रंग का उपयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। ऑप्शन ए में है हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, इंद्रप्रस्थ में, मथुरा में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो अहिच्छत्र में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। ऑप्शन ए में गिरिवर्ज, पाटलिपुत्र, राजगिरी, कौशाम्बी। निम्नलिखित में कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, तो सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की इंडिका में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य साम्राज्य का विभाजन जो है 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में राजेंद्र प्रथम ने, राजाधिराज ने, विजयादित्य ने, राजराज प्रथम ने। गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की ये पूछा जा रहा है, तो राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए में राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य विधानमंडल, क्षेत्रीय परिषद या अंतर्राज्यीय परिषद। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन राज्यों के उपलब्ध संसाधन का उपयोग करने के सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्षेत्रीय परिषद। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने। ऑप्शन ए में अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था, तो हुमायूं ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है कौन सा अभिलेख से। एरन से, मंदसौर से, जूनागढ़ से, सांची से। सती प्रथा का प्रथम का जो अभिलेख हमें साक्ष्य प्राप्त होता है वह एरन से होता है। और सती प्रथा का अंत किन्होंने किया था, विलियम बेंटिंग ने, तो 1929 में। राजा राम मोहन राय का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन ए इसका सही है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने। ऑप्शन ए में अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक में है इसने भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया। इसमें 5 स्वायत्त बोर्ड शामिल है। एनएमसी द्वारा प्रदान की गई मेडिकल डिग्री विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। नीचे दिए कुछ प्रोग्राम में सही उत्तर को चयन करना है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 और 3, यानी इसने भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया
और दूसरा क्या है, एनएमसी द्वारा प्रदान की गई मेडिकल डिग्रियों विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी बिलियन में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहा जाता है, ऑप्शन ए में मूलता, मूलरता, नम्रता या विलेयता। किसी बिलियन में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है मूलरता कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है, ऑप्शन ए में बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धुलाई सोडा। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है, ये पूछा जा रहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बंधन है, ऑप्शन ए में है इथीन, एसिटिलीन, इथेन, मीथेन। निम्न में से कौन से यौगिक में एक डबल बंधन है, ये पूछा जा रहा है, तो इथीन में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑप्शन ए में नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वह हाइड्रोजन है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पादन बनता है, ऑप्शन ए में सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पानी, सोडियम और क्लोरीन। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पादन बनता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में की गई है, ऑप्शन ए में अनुच्छेद 75 का 2, अनुच्छेद 75 का 1, अनुच्छेद 75 का 4, अनुच्छेद 75 का 3। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 75 के 3 में किया गया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, ऑप्शन ए में एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, नर्व फाइबर। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, ये पूछा जा रहा है, तो एपिडर्मिस होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है, ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, लेड। निम्नलिखित में से कौन एक मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो लेड, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑप्शन ए में वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन और पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, ये पित्त का मुख्य कार्य होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसे बनाया कब गया ये भी देख लेते हैं, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुआ था और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुआ था। अगर पूछे अस्थायी अध्यक्ष तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, उसे भी याद रखिए, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि प्रचुरता मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं, ऑप्शन ए में है मांस और अंडे, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव, सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियों। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से है, ये पूछा जा रहा है, तो सोयाबीन और मूंगफली, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है, ऑप्शन ए में रेप्सिन द्वारा, स्टेप्सिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा, इमाइलोपिसिन द्वारा। बताना है आप सभी को कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इमाइलोपिसिन द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे में संशोधन किया जा सकता है। हम लोगों को कथन देखना है, कौन कौन सा कथन दिया गया इसमें। कथन 1 में है संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा
संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की बहुमत द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदन के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। हम लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों के बंटवारे के संशोधन किया जा सकता है, किनके अनुमति पर या कितने मत पर, ये पूछा जा रहा है। और इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत आवश्यक है। तो ऑप्शन डी सही है और कथन 3 सही है, इसे याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? ऑप्शन ए में थायरोक्सिन, थैमोसिन, कैल्सिटोनिन या ट्राईआयोडोथायरोनिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो कौन सा हो जाएगा? थैमोसिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? ऑप्शन ए में ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, कोको चैनल, 10 डिग्री चैनल। निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ, ये पूछा जा रहा है। तो ये जम्मू एवं कश्मीर में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणी को आर पार काटती है? ऑप्शन ए में रावी, चिनाब, सतलज, झेलम। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की जो है 3 श्रेणी को आर पार काटती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राउलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 में है कि यह सर सिडनी राउलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति के आधार पर लाया गया और इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा एकत्र हुई थी। कथन कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। यह सर सिडनी राउलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति के आधार पर लाया गया, तो ये भी सही है। और इसके विरोध में जलियांवाला बाग सभा एकत्र की गई थी। कब? तो 13 अप्रैल 1900 तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में देश के प्राचीनतम शैल समूह पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में असम में, कर्नाटक में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है कहाँ पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जा सकता है जबकि भारत सरकार द्वारा नहीं? ऑप्शन ए में प्रगतिशील कर प्रणाली लागू करना, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, ऋण की राशनिंग या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के मुनाफे में सुधार करना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जा सकता है और जबकि भारत सरकार द्वारा नहीं? तो ऋण की राशनिंग करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह एक स्वायत्त निकाय है, इसमें भारत सहित 198 सदस्य देश शामिल है। WIPO द्वारा जो प्रकाशित है, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में भारत जो है 40वें स्थान पर है। कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो केवल 2, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संदर्भ में जो है प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2023 की जो रैंकिंग है भारत की, वह 40 है। ये कथन सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिहू असम ये सही है, ओनम
आंध्र प्रदेश ये सही नहीं, पोंगल तमिलनाडु ये सही है, बैसाखी पंजाब ये सही है, बाकी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में नियंत्रण गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है ऑप्शन ए में उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, बी में है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, सूर्य द्वारा उपग्रह को लाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। यानी एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में नियंत्रण गति करता है और यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से प्राप्त होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यूनतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन ए में कैस्पियन सागर में, मृतक सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में। न्यूनतम लवणता पाई जाती है तो कैस्पियन सागर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? ऑप्शन ए में बैकाल झील को, ग्रेट बियर झील को, करदा झील को, लिंकनबर्ग झील को। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैकाल झील को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो कि न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन किन से चालू खाता बनता है? ऑप्शन ए में है वस्तुओं के आयात निर्यात से, सेवाओं के आयात निर्यात से, बंद पत्र के अंतर्राष्ट्रीय क्रय विक्रय से, अंतरण अदायगी से। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4, यानी वस्तुओं के आयात निर्यात से, सेवाओं के आयात निर्यात से, अंतरण और अदायगी से। तो 1, 2, 4 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रक्षित घास का मैदान कहलाता है? ऑप्शन ए में सेल्वा, पंपास, पेरी, स्टेपीज। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रक्षित घास का मैदान क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन पंपास, ऑप्शन बी इसका सही है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रक्षित घास का मैदान पंपास कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए में मुर्गी पालन के लिए, उत्तम जलवायु के लिए, शिक्षा केंद्र के लिए, स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया के स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए में चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में जेबी कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन ए में फ्रांसीसी क्रांति का, बोल्शेविक क्रांति का, अमेरिकी क्रांति का, चीन की क्रांति का। तो सही उत्तर हो जाएगा चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं दिखता है किसमें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद वो गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए में महाधिवक्ता, भारत का मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद वो गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि बिहार के संदर्भ में 2011 के जनगणना आंकड़ों से संबंधित कुछ कथन दिए गए, उसको हम लोगों को देखना है। पहला कथन है कि बिहार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। पूरे भारत में लिंगानुपात के मामले में हरियाणा और
यहाँ पर कुछ छुटा हुआ है, हम लोग उसको देख लेते हैं। सही है कि बाल लिंगानुपात के मामले में बिहार सबसे अंतिम पायदान पर है। अब बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो बिहार जो है भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। ऑप्शन ए में समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, ये पूछा जा रहा है, तो समवर्ती सूची में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में है गुजराती, मराठी, बांग्ला, तेलुगु। संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है, ये पूछा जा रहा है। बांग्ला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया है कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए में 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 48वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। ऑप्शन ए में 3 बार, 4 बार, 2 बार, कभी नहीं। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं, ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी कभी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बिहार सरकार अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना के उद्देश्य क्या है, ये बताना है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, अत्यधिक गरीब परिवार को सतत आय सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, या फिर युवाओं को दक्षता में वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देना। तो क्या सही हो जाएगा, कौन सा कथन इसमें, तो ऑप्शन बी अत्यधिक गरीबी परिवार को सतत आय सृजन करने वाली परिसंपत्ति को प्रदान करना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन है। ऑप्शन ए में 3, 7वीं, 5वीं, 9वीं। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा, 5वीं में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन ए में है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक, भाषाई और निरीजातीय अल्पसंख्यक को भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ऑप्शन ए में है सरकारी उपकरण समिति को, नियम समिति को, याचिका समिति को, लोक लेखा समिति को। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। ऑप्शन ए में परामर्शदात्री, संवैधानिक, अपीलीय, प्रारंभिक। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या कहा जाता है उसको, ये पूछा जा रहा है, तो प्रारंभिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार से झारखंड के अलग होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में है संयुक्त बिहार का 46% क्षेत्रफल झारखंड को मिला, 82 विधायक तथा 14 सांसद की प्रतिनिधित्व झारखंड को मिला। उसके बाद है संयुक्त बिहार की कुल आबादी का 25% झारखंड को मिला, वन संसाधनों का लगभग 45% हिस्सा जो है वह झारखंड को मिल गया। इसमें कौन सा कथन गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा वन संसाधन का 45% हिस्सा जो झारखंड को मिला, ये कथन सही नहीं है। बाकी ये सही है कि संयुक्त बिहार का 46% क्षेत्रफल जो है झारखंड को मिला और 82 विधायक तथा 14 जो सांसद का प्रतिनिधि झारखंड को मिला। संयुक्त बिहार की कुल आबादी का लगभग 25% झारखंड को मिला। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं
कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के अभिलेख नहीं है। ऑप्शन ए में है लोरिया अरेराज, रूमनदेई, लोरिया नंदनगढ़ है, और डी में रामपुरवा। तो कौन सा नहीं? रूमनदेई नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, बिंबिसार। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया। ऑप्शन ए में मौर्यों ने, मुगलों ने, तुर्की ने, अंग्रेजों ने। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया, ये पूछा जा रहा है। तो तुर्की ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नवशक्ति के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए में है पंडित रामधारण शास्त्री, सखी चंद्र जायसवाल, राजेंद्र प्रसाद, पंडित देवव्रत शास्त्री। नवशक्ति के संपादक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित देवव्रत शास्त्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है। ऑप्शन ए में झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है, ये पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा बिहार का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए कितने राशि तक की कुल सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए में 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, 15 लाख रुपये, 25 लाख रुपये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 लाख रुपये। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कथन पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। कारण है कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की मात्रा समान नहीं होती है। कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की मात्रा समान नहीं होती है, यानी दोनों सही है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन बिहार की सिंचाई परियोजना नहीं है। ऑप्शन ए में है नकटी जलाशय योजना, महमूदा जलाशय योजना, मारुथुनंदन सिंचाई योजना, मालवी जलाशय योजना। निम्न में बताना है कौन सा बिहार की सिंचाई परियोजना नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा मालवी जलाशय योजना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। ऑप्शन ए में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 171 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या फिर उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है, ये पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 169 के तहत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। ऑप्शन ए में राजीव रंजन प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद सिंह, श्यामा प्रसाद सिंह, राधा गोविंद प्रसाद। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो राजीव रंजन प्रसाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु की देशी कीमत स्तर और विदेशी कीमत स्तर के अनुपात को वास्तविक विनिमय दर कहते हैं। कथन 2 में वास्तविक विनिमय दर 1 से अधिक होने पर विदेशी की तुलना देशी वस्तुएं महंगी होगी। किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को माप के लिए वास्तविक विनिमय दर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा उत्तर सही है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3, यानी किसी वस्तु की देशी कीमत स्तर और विदेशी कीमत स्तर के अनुपात को वास्तविक विनिमय दर कहते हैं। और तीसरा जो कथन है, किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को माप के लिए वास्तविक विनिमय दर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को प्रकृति में संघीय और भावना में एकात्मक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय नहीं है, ये पूछा जा रहा है।
त्रिस्तरीय सरकारी संरचना, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। इसमें कौन सा विशेषता संघीय नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है हम लोगों को। कि पहला कथन है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। कथन 2 में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने के नए पदार्थ का निर्माण होता है। कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों कथन सही है। रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कथन था कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु जो है दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, और दूसरा किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने में नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कथन ए और 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है। ऑप्शन ए में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, टिस्को, इसको, बोकारो स्टील प्लांट। कौन सा इसका सही हो जाएगा? बोकारो स्टील प्लांट। यानी निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है, तो बोकारो स्टील प्लांट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पनियान व कट्टुनायकन जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? कितना जनजाति है? टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पनियान व कट्टुनायकन जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन ए में उत्तर पूर्वी राज्य, तटीय उड़ीसा, नीलगिरी पर्वत, थार मरुस्थल। ये कहाँ निवास करती है इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये नीलगिरी पर्वत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। इसके प्रमुख कारण क्या है? एक में है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, सूर्य की किरण की नति कोण, या फिर दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता। इसमें कौन सा कथन सही है ये बता देना इसमें। तो प्रयुक्त सभी सही है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, सूर्य की किरणों का नति कोण और दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जैव ईंधन में हम अल्कोहल के कौन से 2 रूप शामिल करते हैं? ऑप्शन ए में मेथनॉल और इथेनॉल, प्रोपेनॉल और इथेनॉल। प्रोपेनॉल और मेथेनॉल उपयुक्त में से कोई नहीं। जैव ईंधन में हम अल्कोहल के कौन से 2 रूप शामिल करते हैं ये पूछा जा रहा है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा मेथेनॉल और इथेनॉल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यूटोफिकेशन ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता मछली और अन्य पशु आबादी में गंभीर कमी के कारण होता है, जो अंततः विशेष पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर देती है। इसका क्या कारण? ऑप्शन ए में जल निकायों में प्रदूषण में वृद्धि, रासायनिक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन या फास्फोरस युक्त यौगिकों में वृद्धि, रोगाणुओं में वृद्धि। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? रासायनिक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन या फास्फोरस युक्त यौगिकों में वृद्धि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी विश्व ओजोन दिवस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न में से कौन सा दिन इसमें से मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? ऑप्शन ए में है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। उपयुक्त में से सही उत्तर को चुनना है। कौन कौन सा? हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है खुले वातावरण में जलने लगता है।
तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया में अच्छी तरह से उम्र बढ़ाना एशियाई विकास नीति रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन ए में विश्व बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक। किसने लागू रिपोर्ट जारी की है? एशियाई विकास बैंक ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण को, अपूर्व चंद्रा को, ए के मित्तल को, अमित अग्रवाल को। तो अपूर्व चंद्रा को चुना गया है विश्व स्वास्थ्य सभा समिति ए के अध्यक्ष को। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में विलुप्त प्राय प्रजाति लाल पांडा को देखा गया है? ऑप्शन ए में टेले घाटी वन्यजीव अभयारण्य, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य, दिवांग वन्यजीव अभयारण्य, कामलांग वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ देखा गया है? तो ऑप्शन बी ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम है? ऑप्शन ए में किसी को पीछे ना छोड़े, शून्य भूख, भूख रहित विश्व, समृद्ध मताए समृद्ध विश्व, हमारे भोजन की जंजीरों को खोलो। निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम है? तो समृद्ध मताए समृद्ध विश्व। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए में वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया, अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बना है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो कौन सा हो जाएगा? वेनेजुएला। सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश वेनेजुएला। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रोजेक्ट मौसम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं अध्ययन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया किन्होंने? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने प्रोजेक्ट मौसम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं अध्ययन के लिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी एशिया महाद्वीप में जलवायु की स्थिति 2023 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में वर्ष 2023 में एशिया के 79 चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। बाढ़ व तूफान के कारण वर्ष 2023 में एशिया में सबसे अधिक मौतों और साथ ही आर्थिक हानि हुई। कौन सा कथन इसमें सही है ये बताया जाना है हम सभी को। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? केवल दो, यानी बाढ़ व तूफान के कारण वर्ष 2023 में एशिया में सबसे अधिक मौत और साथ ही आर्थिक हानि हुई है। तो कथन दो सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2024 को मैड्रिड स्पेन में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स के 25वें संस्करण में निम्नलिखित में से किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए में नोवाक जोकोविच को, जुड बेलिंघम को, राफेल नडाल को, रोजर फेडरर। किसे दिया गया है? तो नोवाक जोकोविच को। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कौन सा? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है उन्हें। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले सूटकेस इन्वर्टर का विकास बिहार के किस संस्थान द्वारा किया गया? ऑप्शन ए में IIT पटना, BIT पटना, NIT पटना, MIT मुजफ्फरपुर। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? IIT पटना द्वारा जो है हाल ही में भारत के पहले सूटकेस इन्वर्टर का विकास बिहार में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि 24 अप्रैल 2024 को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, पंजाब ने, जम्मू कश्मीर ने। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग
कि हाल ही में भारत के किस पर्यावरण कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में MC मेहता, प्रफुल्ल शामतारा, आलोक शुक्ला, मेघा पाटेकर। हाल ही में भारत के किस पर्यावरण कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आलोक शुक्ला को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल के दिनों में लाफिंग गल नामक पक्षी को बिहार के भागलपुर जिले में देखा गया। इस पक्षी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है हम लोगों को। भागलपुर के गांगे डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र इस पक्षी के लिए भारत का पहला प्रवास स्थल है। मनुष्य की तरह हंसने जैसी आवाज़ निकालने के कारण इसका नामकरण लाफिंग गल हुआ है। IUCN की लाल सूची में इसे संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? केवल 2, यानी मनुष्य की तरह हंसने जैसी आवाज़ निकालने के कारण इसका नामकरण लाफिंग गल रखा गया। तो ऑप्शन सी सही है, कथन 2 इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि 3 मई 2024 को रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर्स का रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में 149वां, 161वां, 152वां, 159वां। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 159वां है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम विशाल ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम क्या रखा गया ये पूछा जा रहा है। गेया BS3, सेजिटेरियस A, फिनिक्स A, टन 618। क्या रखा गया है? गेया BS3। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत कितने वर्षों के लिए चाबहार पोर्ट का प्रबंधन भारत को सौंपा गया है? ऑप्शन ए में 8 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष। तो क्या सही हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी 10 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में जारी जिला स्तरीय बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे भीषण बाढ़ किस शहर में आती है? ऑप्शन ए में है पटना में, मुर्शिदाबाद में, ठाणे में, समस्तीपुर में। तो सही उत्तर हो जाएगा पटना में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किए गए कालजयी रचना सहृदय लोकन के रचिता कौन है? ऑप्शन ए में गोस्वामी तुलसीदास, कुंवर नारायण, विष्णु शर्मा, पंडित आचार्य आनंदवर्धन। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? पंडित आचार्य आनंदवर्धन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि 6 से 7 मई 2024 को भारत और भूटान के बीच 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए में लद्दाख में, सिक्किम में, थिम्पू में, नई दिल्ली में। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लद्दाख में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना का उद्देश्य क्या है? डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर देख लेंगे। तो भीषण जल संकट से जूझ रहे राज्यों को जलाशयों को नया जीवन प्रदान करना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में संस्कृति युवा संस्थान द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव अवार्ड देने की घोषणा की गई है? आचार्य किशोर कुणाल, नीतीश कुमार, कैलाश पति मिश्र, आनंद कुमार। हाल ही में संस्कृति युवा संस्था द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य किशोर कुणाल को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 मई 2024 को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने दिल्ली के नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारत की नागरिकता प्रमाण दिया गया? 20 लोगों को, 18 लोगों को, 16 लोगों को, 14 लोगों को। सही उत्तर हो जाएगा 14 लोगों को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 मई 2024 को थाईलैंड में आयोजित फीफा की 74वीं मीटिंग में वर्ष 2027 में होने वाले 10वें फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को दी गई? ब्राजील को, जर्मनी को, अर्जेंटीना को, फ्रांस को। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? ब्राजील को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? चाड, उरुग्वे, कैमरून, इटली। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? चाड।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन 2024 में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला खिताब जीता है। ऑप्शन ए में आर्यन सबलेंका, इगा स्विटेक, एलिना रैविन्किना या क्रोलिना मुचोवा। तो कौन जीता है इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का? तो इगा स्विटेक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में खबरों में रहा रिताकुबा ब्लैंको ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। ऑप्शन ए में पेरू, बोत्सवाना, रूस, कोलंबिया। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कोलंबिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान पर मेडिटेक स्टेकथॉन 2024 का शुभारंभ किया। ऑप्शन ए में हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो कौन सा सही हो जाएगा? नई दिल्ली। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय शांति सैनिक को वर्ष 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में राधिका सेन, प्रिया झिंगन, सोफिया कुरैशी, लक्ष्मी सहगल। तो कौन सा सही हो जाएगा? राधिका सेन को जो है वह संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।